उसने बड़े प्यार से कप में उभरे शब्दों के अवशेषों पर हौले से हाथ फिराया। उसे महसूस हुआ जैसे वो अपनी माँ के चरणों को स्पर्श कर रहा हो। यह जिंदगी कई छोटी बड़ी कहानियों का गुच्छा है। एक ऐसा गुच्छा जिसमें हर कहानी का सिरा दूसरे से जुड़ते हुए जिंदगी के रूप में ढलता जाता है। कभी कभी एक कहानी दूसरी से इतना दूर आ जाती है कि बस अवशेष रूप में बची रहती है। और फिर अचानक एक पल आता है जब यादों की बौछारों से ये दूरियां एक पल में खत्म हो जाती हैं। नमस्कार, आपका हमदम, आपका दोस्त कुणाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता है आप ही के अपने YouTube चैनल पर। आज शुरू कर रहा हूं एक स्टोरी सीरीज इन ऑडियो वर्जन। तो चलिए आज आपको सुनाता हूं खुद की लिखी कहानी अवशेष। देर रात से हो रही बारिश ने दिसंबर के महीने को और अधिक सर्द कर दिया था। रह रहकर बिजली कड़कती थी और बारिश से ठप पड़ा शहर एक पल को जी उठता था। ऐसे ही एक बिजली की गर्जना से विराग की नींद में खलल पड़ गया। हड़बड़ाकर उचाट सा वो काफी देर तक रजाई में घुसे रहा। वो कहते हैं ना, जाड़े की सुबह रजाई में दुब के रहना किसी स्वर्गानुभूति से कम नहीं होता। वो उठा और उसने बालकनी में जाकर बारिश से भीगे शहर का एक अलग रूप देखा। उसने अपना एक हाथ बाहर निकाला, बारिश की बूंदों को लेकर अपने चेहरे पर लगाया और निदा फाजली साहब के शेर को गुनगुनाता हुआ किचन की ओर चल दिया। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। उसने कॉफी मशीन में कॉफी ब्रू करने का टाइमर सेट किया और दूध लेने के लिए कप उठाने को हाथ बढ़ाया। सहसा उसका हाथ रुक गया और उसकी नजर एक धानी हैंडल वाले कॉफी के कप पर अटक गई। उसने सावधानी से उस कप को उठाया जिस पर लिखा था, मेरा प्यारा बच्चा। उसने बड़े प्यार से कप में उभरे शब्दों के अवशेषों पर हौले से हाथ फिराया। उसे महसूस हुआ जैसे वो अपनी माँ के चरणों को स्पर्श कर रहा हो। अकस्मात इस घटना ने विराग पर पुरानी यादों की बौछार छेड़ी ही थी कि कॉफी मशीन के ब्रू होने की बीप ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। विराग ने वही पुराना कप निकाला। दूध वाली कॉफी का अब उसका मन नहीं रहा था। उसने ब्लैक कॉफी कप में डाली और बालकनी में आकर खड़ा हो गया। आज कई सालों बाद विराग ने ब्लैक कॉफी पीने का मन बनाया था। एक समय था जब स्ट्रांग ब्लैक कॉफी उसकी कमजोरी हुआ करती थी, पर बीती जिंदगी के साथ बहुत कुछ था जो वो कहीं पीछे छोड़ आया था। शायद इतना पीछे कि उन यादों का धुंधला चेहरा तक अब उसे नजर नहीं आता था। बाहर अब बारिश थमने के बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। विराग ने कॉफी का एक गर्म घूंट लिया और सुंदर मौसम के दृश्य को निहारा। उसकी बिल्डिंग के नीचे एक टेम्पो आकर रुका था जिसमें शायद किसी के घर का सामान पेटियों में पैक था। कुछ मजदूर उन पेटियों को टेम्पो से उतार रहे थे और एक घुंघराले बालों वाली लड़की उन्हें निर्देश दे रही थी। विराग की नजरों ने उन्हें उनका काम करता छोड़ अपना रुख बादलों की ओर कर लिया। अचानक विराग ने कप को साइड में रखा और अंदर चल दिया। वो स्टोर रूम में बेतरतीब से रखे बॉक्सेस में कुछ ढूंढने लगा, मगर उसे वो नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। वो कमर में हाथ रखकर खड़ा हो गया और कमरे में इधर उधर नजर घुमाने लगा। अचानक उसे शेल्फ में रखा एक बॉक्स नजर आया। उसने उस बॉक्स को निकाला। एक पुरानी सी डायरी उससे निकली और उसके बीच दबी एक चिट्ठी को लेकर वो बालकनी में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया। कॉफी का एक और घूंट लिया और चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। प्यारे बेटे, हम दोनों यहाँ कुशल से हैं और आशा करती हूँ मेरे बच्चे तू भी सकुशल होगा। आज काफी दिनों बाद चिट्ठी लिखने बैठी हूँ।
याद आने पर नहीं लिखती ना मैं। अगर ऐसा होता तो दिन की कई कई चिट्ठियां लिख देती। मैं जानती हूँ हर बार की ही तरह मेरी यह चिट्ठी भी अनुत्तरित ही रहेगी, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे समझती हूँ, तेरे हर फैसले को पूरा सम्मान देती हूँ। यकीन रख, मुझे ना कल थी, ना आज है, और ना ही आने वाले वक्त में कभी भी तुझसे कोई शिकायत रहेगी। हाँ, इंतजार जरूर रहता है कि एक दिन तेरी चिट्ठी जरूर आएगी, और शायद यही इंतजार है जो एक बार फिर मुझे चिट्ठी लिखने बैठा देता है। मगर ठीक है बेटा, लिखना जरूरी भी होता है। पता नहीं आगे कुछ भी लिखने को, कहने सुनने को कितनी जिंदगी बाकी रह गई है। खैर, याद है वो छोटी वाली क्यारी में जो तूने अखरोट का पेड़ लगाया था? इस बार उस पर पहला फल आया है। मैं चाहती तो थी कि तुझे भी भेजूं, पर कैसे, यह समझ नहीं आया। अब बूढ़े भी तो काफी हो गए हैं ना हम लोग। कई बार तो वो काम भी अब हमसे नहीं होते जिन कामों को ताउम्र हम करते आए थे। 7 साल से हर बार की तरह त्योहार पर पकवान बने, मगर मेरे गले में मेरे बच्चे तू ही अटका रहा। पिछले हफ्ते मिसेज वर्मा अपनी बहू के साथ मिलने आई थी, तो रोहित से वीडियो कॉल पर बात भी करवाई। पहले से काफी मोटा हो गया है रे वो। भगवान ने शायद तुझ पर भी अब माँ चढ़ा दिया होगा। काश एक बार ही सही मैं मेरे बच्चे तुझे देख पाती, भले ही मोबाइल की वीडियो कॉल में ही सही। और पता है, मैंने गोलू से पूछा भी था, मैं वीडियो कॉल कैसे कर सकती हूँ? वो बोला, अम्मा, आपके बाबा आदम के जमाने वाले फोन से कॉल ही हो जाए, वो काफी है। मैं उसका जवाब सुनकर समझ ही नहीं सकी कि वो कैसे लोग होते होंगे और कैसे फोन होते होंगे जिनसे वीडियो कॉल होती है। तू मेरी बातों को बिल्कुल भी इमोशनल ब्लैकमेल मत समझना बेटा। कई दिनों में लिखती हूँ ना तो कुछ भी कह जाती हूँ, पर हम बूढ़ों के लिए यह जो मोबाइल है ना, यह किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं है। और ना ही हमारे पास ऐसा कोई है जो हमें इन चीजों को समझा सके। तेरे बाबूजी भी अब बहुत कमजोर हो गए हैं, और आजकल तो एकदम छोटी छोटी बातें भी भूलने लगे हैं। मगर नियम से रोज सुबह तेरे कमरे में खाना खाकर जाते हैं और तेरे डेस्क पर रखी किताबों को घंटों तक ताकते रहते हैं, डायरियां पलटते हैं। मुझे लगता है कि कोई एक पल है जो आज भी उनके दिमाग में जिंदा है और थम गया है, जिसने उनकी आत्मा में घर कर लिया है, जिसे वो तेरे कमरे में तलाशते हैं, अपनी खामोशियों में बुनते हैं, और काली स्याहियों में बसी हुई उनकी आंखों का शोर उसे बयान करता है। चल, मेरे बच्चे गोलू आ गया है, उसे यह चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालने को दे दूं, वरना पता नहीं कब शैतान आता आएगा। अपना ख्याल रखना और हमारी चिंता मत करना। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेम हमेशा तेरे साथ रहेगा। तेरी निर्मोही माँ। इस चिट्ठी को आए हुए 1 हफ्ता हो गया था, और आज विराग ने उसे, जिसे पढ़कर उसकी आंखों में समंदर भर आया था, उसे आज हर वो घटना साफ साफ याद आ रही थी जिसने उसे अपने ही घर से इतना दूर कर दिया था। जिन्हें याद करते करते वो यादों के पुराने नुक्कड़ पर पहुंच गया। दिसंबर का ही महीना था। शाम ढल चुकी थी और विराग सड़क के किनारे बैठा हुआ था। सामने नहर, दूर पहाड़, जिनमें सूरज अपनी आग बुझाता हुआ ओझल हो रहा था। लेकिन एक आग थी जो विराग के दिल में लगी हुई थी, जो हर क्षण भीषण और भीषण होते जा रही थी। अपने सिविल सर्विसेज के आखिरी अटेम्प्ट में 2 नंबर कम होने की वजह से विराग अपना सिलेक्शन खो चुका था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या मुंह लेकर घर लौटे। बड़ी देर तक खुद से लड़कर विराग को लगा अब बहुत देर हो गई है, तो वो अपना बुझा सा शरीर लेकर उठा और भारी कदमों से घर की ओर लौट गया। सड़कें चकाचौंध थी, बाजार लोगों से भरा हुआ। लोग हंसते मुस्कुराते रात का लुत्फ उठा रहे थे, और एक विराग का मन था जिस पर यह सब सुखद पल घावों में नमक का सा काम कर, क्योंकि उसका मन घर पर होने वाले विस्फोट की आशंका से बहुत भयभीत था। कितना अजीब होता है ना, औरों को खुश देखकर अपने दिल में टीस उठना।
कितने मातमी लगते हैं गलियों में बजने वाले प्यारे गीत, जब दिल में मरसिया चल रहा हो। जलते बुझते विचारों में कोयला होकर विराग घर पहुंचा, धीरे से दरवाजा खोला, मरे मन से अंदर घुसा, हाथ पैर धोए और किसी चोर की तरह मुंह छिपाकर अपने कमरे में चला गया। उसके पिताजी खाना खा चुके थे और तय था उसने आज भूखे ही सोना है। उसकी माँ ने आवाज दी, विराग बेटा आ खाना खा ले। पीछे से पिताजी ने जोड़ा, आइए लाट साहब खाना खा लीजिए। विराग ने बहुत हिम्मत करी और अंदर आ गया। उसने पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि उसके पिताजी बोल पड़े, सुना सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आ गया है। उसके मुंह का निवाला मुंह में ही अटक कर रह गया। गले से घुटी सी आवाज निकली, जी। पिताजी बोले, अच्छा, मतलब इतिहास फिर दोहरा दिया गया है। कोई नहीं, रोटियां तोड़ो, बाप बैठा है खिलाने को। वो आधे में ही रुक गए। विराग ने नजर उठाकर देखा तो पाया मां ने पिताजी को आंखें दिखाकर चुप करा दिया है। पिताजी चुप होकर बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। विराग की मां ने उसकी थाली पर 2 रोटियां डाली और प्यार से सिर को सहलाया। बोली, मेरे बच्चे, कोई चोरी थोड़ी ना करी है तूने, क्यों निराश होता है? आराम से खाना खा, सब ठीक हो जाएगा। विराग दोपहर से किसी तरह अपनी जर्जर आत्मा का शोक एक बांध में बांधे हुए था। अपनी मां के दुलार से वो बांध टूट गया और विराग फूट फूट कर बहुत रोया। किसी तरह खाना निपटा और घर में फिर एक सन्नाटा छा गया। सोने से पहले उसके पिताजी ने एक टॉन्ट और मारा, अब ऐसे मातम करने की कोई जरूरत नहीं है। मोटरसाइकिल पर घूमो, लड़कियों को घुमाओ। मैं मर जाऊंगा तो नौकरी तो मिल ही जाएगी, दिक्कत क्या है? बाप बैठा ही है खिलाने को। विराग ने कुछ कहा नहीं, बस उठकर अपने कमरे में आ गया, बत्ती बंद कर दी और लेट गया। थोड़ी देर में मां आई, उसके माथे को सहलाया और कंबल उड़ाकर मंदिर की ओर मुड़ी। हाथ जोड़कर बोली, हे ईश्वर, मेरे बच्चे को अच्छा भविष्य दे प्रभु। विराग सोने का नाटक करता रहा। मां चली गई और वो पता नहीं कब तक सोच में डूबा रहा और सो गया। नया सवेरा नई उम्मीदों का प्रतिबिंब होता है, कहा तो जाता है, पर क्या वाकई हर बार ऐसा होता भी है? विराग के निजी अनुभव के आधार पर कहें तो शायद नहीं। वो नित्य कर्म निपटाकर निरुद्देश्य हताश सा अपने बिस्तर में लेट गया। कुछ समय की शांति के बाद पिताजी का शोर फिर शुरू हो गया था। शायद माँ पिताजी की उसे लेकर झड़प हो रही थी। थोड़ी सी शांति हुई तो विराग अंदर जाकर एक कोने में बैठ गया। उसके पिताजी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। विराग ने धीमे से कहा, पिताजी, मैं सोच रहा हूं कि पुणे चला जाऊं। बिल्कुल चले जाइए बरखुरदार। जी पिताजी, पर एक बात तो बताइए, आप करेंगे क्या उधर? मतलब कि हमको पैसा तो भेजना ही पड़ेगा ना हर महीने। पिताजी, शुरू में आप मदद कर दीजिएगा, आगे मैं कर लूंगा। उसके पिताजी ने एक तरह से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, कोई लॉटरी वॉटरी निकल जाएगी क्या जाते ही? नहीं पिताजी, मैं कोई नौकरी ढूंढूंगा, बस तब तक कि मैं आपसे सहयोग की उम्मीद करता हूँ। अरे वाह वाह वाह, पर एक बात तो बताओ, तुम जैसे निठल्ले को नौकरी देगा कौन? मेरी मानो, यहीं पड़े रहो, ऐश करो, मेरे मरने का इंतजार करो, नौकरी तो मिल ही जाएगी तुम्हें। कई सालों से इस दंश को झेलते झेलते विराग की शक्ति अंततः जवाब दे गई। वो तुनक कर बोला, आप ही रखिए अपनी नौकरी अपने पास, ना मुझे कल इसकी जरूरत थी, ना आज है और ना कभी होगी। उसके पिताजी ने पलटकर टोंट कसते हुए कहा, अरे मेरा बेटा नाराज हो गया? अबे मुफ्तखोर, मुफ्त की नौकरी है और इसे करेगा कौन मेरे बाद? विराग गुस्से में दांत पीसता हुआ बोला, कोई भी करे, मुझे उससे क्या? मुझे कोई मोह नहीं है आपकी नौकरी का, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु हों। कहने की बातें हैं, भाग कर आएगा। मेरे मरने का तो कई लोग कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, मैं जानता हूं। अब उसका दिमाग आपे से बाहर हो गया।
वो चुपचाप उठा और अपने कमरे में जाकर सामान बांधने लगा और थोड़ी देर में वो दोनों से विदा लेने आ गया। उसने अपनी माँ के पैर छुए, मंदिर में हाथ जोड़े। पिताजी के पैर छुए तो वो तंज कसते हुए बोले, कब होगी वापसी? 1 आध घंटे में? विराग गुस्से का घूंट पीते हुए बोला, पता नहीं। फिर कोई कुछ नहीं बोला। उसकी माँ स्वभावतः रो रही थी। पिताजी ने आदतन 2,000 रुपये विराग की हथेली में रखे और मजबूरी के कारण विराग ने पैसों को जेब की राह। बस उस दिन का घर से निकला विराग कभी वापस घर लौट ही नहीं पाया। पुणे आकर थोड़ी मशक्कत के बाद उसे पहले ठीक ठाक और अंततः अच्छी नौकरी मिल गई। बीते सालों में वो दिल्ली आ गया, एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, कार ले ली और जरूरत का छोटा बड़ा हर सामान ले लिया। मगर बालकनी पर बैठा वो भरे घर में पसरे सूनेपन को सुन ही रहा था कि डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक अनजान लड़की थी। वो बोली, हाय, मैं कस्तूरी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। एक्चुअली मैंने आपके पड़ोस वाला फ्लैट रेंट पर लिया है, मगर पता नहीं क्या दिक्कत है, बिजली नहीं आ रही है और मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके घर पर इसे चार्ज में लगा सकती हूँ? बाद में आपसे ले लूंगी। जी बिल्कुल, लाइए मैं लगा देता हूँ। और शायद बारिश की वजह से दिक्कत हुई होगी, आप इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए। जी। वो चली गई और विराग उसका मोबाइल चार्ज पर लगाकर फिर बालकनी में आ गया। आज इस बालकनी पर यादों को टटोलते हुए वो यही पाता है कि आवेश में आकर घर छोड़ देना तो खैर जरूरी था, मगर क्रोधवश कभी लौटना ही नहीं। कितनी बड़ी बेवकूफी! शायद इतनी बड़ी कि 7 साल पूर्व की वो कड़वी सी मुलाकात ही विराग की अपनी माता पिता से मुलाकात के अवशेष चिन्ह मात्र आज उतने ही उसके साथ थे जितने धुंधले शब्द कप पर, जिस पर लिखा था, मेरा प्यारा बच्चा। नीचे कस्तूरी सारा सामान उतरवाकर इलेक्ट्रिशियन से लड़ रही थी। विराग की आंखों में आंसू बह रहे थे। कॉफी पड़े पड़े ठंडी हो गई थी। बारिश फिर पड़ने लगी थी। लास्ट तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं मेरा यह एक्सपेरिमेंट आप लोगों को कैसा लगा। मुझ तक अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर पहुंचाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर दें। इस सीरीज में अगले एपिसोड्स में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।